गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोशिता फ्रॉम इलाइट मास्टर एकेडमी। कल अपन ने शुरू किया था केमिस्ट्री का चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आज अपन को उसी को आगे पढ़ेंगे। कल अपन ने क्या क्या डील किया था कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जैसे चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ऐसे करके कुछ अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स अपन ने पढ़ा था। एक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक ओवरव्यू मैं आप पहले दे देती हूँ, फिर अपन उसके नेक्स्ट टॉपिक में अपन मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो कल अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या देखा था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि गैस इवॉल्व होता है और कौन कौन से गैस इवॉल्व होते हुए अपन ने देखा था। हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होता है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि जब भी कोई भी रिएक्शन हो रहा है और कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस जब डिसॉल्व नहीं हुआ रहता तो उस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ये भी अपन ने देख लिया। फिर तीसरा अपन ने क्या देखा था, चेंज इन कलर देखा, कि कैसे पोटेशियम परमैंगनेट का कलर पर्पल था, बट उसमें जैसे ही अपन ने सिट्रिक एसिड डाला उसका पर्पल कलर डिसअपियर हो गया। ये भी अपन ने कल देख लिए हैं। फिर अपन ने देखा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में अपन ने क्या देखा कि कैसे हीट एनर्जी रिलीज हो रही है या कैसे हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। फिर अपन ने क्या देखा लास्ट वाला, दैट इज चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में अपन ने क्या देखा था कि कैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस होने के बावजूद भी केमिकल रिएक्ट होने के बाद वो कैसे वाटर दैट इज लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज चेंज इन स्टेट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन ने कल देखा था। आज अपन थोड़ा सा चेंज इन टेम्परेचर को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर में अपन ने दो चीज पढ़ा था, दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ये अपन ने पढ़ा था। एक्सोथर्मिक का मतलब अपन ने पढ़ा था कि हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। एंडोथर्मिक में अपन ने पढ़ा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब होना पड़ेगा। जब तक हीट उसमें अप्लाई ना करो तब तक वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो दैट इज एंडोथर्मिक। तो इन दो टॉपिक जो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इनमें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक्सोथर्मिक में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई respiration is considered as an exothermic reaction। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्यों ऐसा, क्यों रेस्पिरेशन को एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के तौर पे भी बोला गया, क्यों? अब अपन देख लेते हैं। अब अपन ने रेस्पिरेशन में, जब अपन ने बायो का सेशन जो मैंने लिया था उसमें मैंने बताया था आपको कि रेस्पिरेशन में अपन कौन से इक्वेशंस को या कौन से रिएक्शंस को फॉलो करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अपन ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। ऑक्सीजन जब इनहेल कर रहे हैं तो क्या सिर्फ उसी से अपन को एनर्जी मिल जाती है क्या? नहीं ना, अपन को खाना भी चाहिए रहता है। तो खाना और ऑक्सीजन दोनों जब हमारे बॉडी में जाता है तभी तो हमको कोई भी एक्टिविटीज करने के लिए अपन को एनर्जी मिलेगी। गॉट इट? तो अब क्या होगा, वो जो खाना अपन खा रहे हैं उस खाने में क्या प्रेजेंट रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में रहता है, दैट इज C6H12O6। गॉट इट? अब अपन ने उसके साथ क्या किया, अपन ने ऑक्सीजन भी इनहेल किया। ठीक है, तो जब कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हो गया और पूरा ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में चला गया, बॉडी में जाने के बाद क्या हुआ, जहां जहां उसने फूड देना था, ऑक्सीजन देना था, वहां वहां दे दिया। साथ में क्या, कौन सा वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता गया, कार्बन डाइऑक्साइड।
कलेक्ट करता गया, प्लस साथ में क्या और बनता गया, वाटर भी बनता गया। अब ये दोनों तो बना ही बना, बट उसकी वजह से अपन को क्या, हमारी बॉडी से क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। वही एनर्जी क्या करेगा, हमको कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म करने में मदद करेगा। तो इसमें क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए रेस्पिरेशन को अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर कि क्यों अपन रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं अपन एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक की जब अपन बात करें तो एंडोथर्मिक में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज कंसिडर्ड एज, व्हाई फोटोसिंथेसिस is considered as एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अब अगर पूछे कि फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, दूसरा वाटर की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल रहा है, उसको एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। वाटर कहां से मिल रहा है, जब अपन प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो सॉइल के थ्रू रूट से होते हुए प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड और वो जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों तब तक रिएक्ट नहीं करेगा जब तक क्या प्रेजेंट नहीं होगा, सनलाइट, है कि नहीं। तो जब तक सनलाइट नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट के अंदर कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जैसे ही सनलाइट मिला, क्या हो गया, वो फूड बनाना शुरू कर दिया, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज करना शुरू कर दिया। ठीक, अब यहां पर एनर्जी का काम कौन कर रहा है, सनलाइट काम कर रहा है। सनलाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट होने के लिए एनर्जी की जरूरत हो पड़ रही है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में यहां मिल रही है, सनलाइट के फॉर्म में मिल रही है वो एनर्जी। तो इसलिए इनको रिएक्ट होने के लिए सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, सनलाइट एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब तक वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लीव्स जब तक सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अपना रिएक्शन शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, और इसलिए क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर। तो आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं और फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं। क्लियर। चलो अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। So there are 5 types of chemical reactions. Types of chemical reaction. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहां मैं साइड में लिख देती हूँ क्या क्या है और एक एक करके अपन सबको डील करेंगे। ठीक है, पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सामने रिएक्शन लिख लेना। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एंड फिफ्थ वन इज रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।
रिडॉक्स रिएक्शन या फिर और अपन इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब अपन एक एक करके सबको डील करते हैं। पहला अपन देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शंस को बोलेंगे कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तब अपन उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके रिएक्शन ऑफ two or more substance, reaction of two or more substance combine to form single substance। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, तब अपन उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द नेम इटसेल्फ डिफाइंस। ठीक है, क्लियर? तो अपन देखते हैं कि उसका एग्जाम्पल क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अपने एनसीईआरटी में भी है। वो एग्जाम्पल है कि जब अपन क्विकलाइम, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विकलाइम। अगर किसी भी कंपाउंड का कोई दूसरा नाम है, अनदर नेम है, तो प्लीज आप लोग उसको भी याद करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में ना पूछकर क्विकलाइम के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो जब अपन क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, और वो सिंगल प्रोडक्ट का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अपन ने कल भी पढ़ा था ये वाला रिएक्शन, कि कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या पूछने से, अनदर नेम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम। ठीक, सो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एनसीईआरटी के बेस में मैं बता रही हूँ कि एनसीईआरटी में रिएक्शन है ये अपना। ठीक है, कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब अपन डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे। तो देखो यहाँ पर दो सब्सटेंस है, दो रिएक्टेंट है, दोनों रिएक्टेंट कंबाइन हुआ, कंबाइन होके एक सिंगल बना रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्लियर? अब अपन देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अपन सेकंड देखेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? अच्छा, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक आध और अगर एग्जांपल पूछो तो एक आध और एग्जांपल बता देती हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ठीक है, अभी जो मैंने रिएक्शन लिखा उसको दोबारा लिख रही हूं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अब मुझे ये बताना कि ये वाला क्या ये बैलेंस्ड है? यहां देखो रिएक्टेंट में कार्बन कितना है, एक, प्रोडक्ट में कार्बन कितना, एक, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितना है, दो, यहां भी ऑक्सीजन कितना है, दो। मतलब इसको बैलेंस की जरूरत है क्या? नहीं, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इसका देखो हाइड्रोजन कितना है, यहां पर दो, हाइड्रोजन के नीचे टू लिखा है मतलब दो हाइड्रोजन। यहां पर हाइड्रोजन कितना है, दो, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन की बात आती है, यहां कितना ऑक्सीजन, दो है,
बट यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो अपन को यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो ये अगर ऑक्सीजन को अगर 2 करना पड़े तो कैसे करोगे, 2 यहाँ डालोगे क्या, नहीं डालेंगे अपन 2, क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि फॉर्मूला जैसा है वो एज इट इज रहेगा। अपन 2 कहाँ डालेंगे, कंपाउंड के सामने डालेंगे। जैसे ही अपन ने 2 कंपाउंड के सामने डाला, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब हाइड्रोजन 4 हो गया तो इसको भी अपन को 4 करना पड़ेगा। ये हाइड्रोजन 2 है, यहां सामने 2 लगा दो तो 2 2 जा 4। अब ये बैलेंस्ड हो गया, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, सेम देखो हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2, क्लियर। तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब यहां की बात करते हैं अपन, यहां पर कैल्शियम कितना है, 1, यहां भी कैल्शियम कितना है, 1, बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन पूरे रिएक्टेंट में देखना, यहां 1 और यहां 1, मतलब 2 रिएक्टेंट में, यहां पर होल ट्वाइस है, मतलब ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर कितना है, 2, तो यहां भी हाइड्रोजन कितना है, 2, मतलब पूरा बैलेंस्ड है, इसको भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। इसके बावजूद भी अगर बैलेंसिंग में कोई भी डाउट हो या कोई भी रिएक्शन ऐसा हो कि जो बैलेंसिंग में समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में डाल देना प्लीज, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी मैं, ओके। चलो अब अपन देखते हैं अपन डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है। अपन ने क्या पढ़ा था कॉम्बिनेशन में, कि 2 सब्सटेंस को जोड़ोगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट डीकंपोजिशन क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट जब टूटता है तो मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन का जस्ट ऑपोजिट है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब डीकंपोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है, कि सिंगल सब्सटेंस, the reaction in which single substance splits into 2 or more products। एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर। एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन। हाँ, इस एग्जांपल से पहले इसका टाइप्स देख लेते हैं पहले। डीकंपोजिशन 3 टाइप्स के होते हैं और फिर वो 3 टाइप्स के बेसिस में मैं एग्जांपल्स बताती हूँ, ठीक है। पहला होता है थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब डीकंपोजिशन हो रहा है, बट किसकी मदद से हो रहा है, हीट की मदद से हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी। दूसरा आता है अपना इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है, और तीसरा होता है फोटोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में, ठीक है, और फोटोलिटिक का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लियर। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है, एक सब्सटेंस, एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। थर्मल का मतलब हीट के प्रेजेंस में, फोटोलिटिक का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। तो ये तीनों के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, क्योंकि पूछता है राइट वन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन या राइट वन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक, ऐसे करके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं, ओके। तो चलो अब अपन 1 बाय 1 उसको डील करते हैं। पहला अपन देखते हैं थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। थर्मल वाला, ठीक है। थर्मल वाले में अपन देखते हैं कि अगर अपन ने लेड नाइट्रेट, थर्मल मतलब हीट,
मतलब लेड नाइट्रेट क्या है, अपन को लेड नाइट्रेट को क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। और हीट के साइन को अपन ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में देते हैं, या फिर अगर आप पूरा हीट लिख सकते हो, या हीट को अपन डेल्टा के फॉर्म में भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से अपन हीट को लिख सकते हैं, या तो एरो के ऊपर पूरा हीट लिखो, या एरो के ऊपर ऐसे डेल्टा का ट्राइंगल जैसा साइन बनाओ, ये दोनों हीट को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लेड, और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को जब अपन हीट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, पहला निकलेगा लेड ऑक्साइड PbO, दूसरा निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और निकलेगा ऑक्सीजन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई चीज नहीं दिख रहा कि जिससे अपन को आराम से पता चल जाए कि क्या क्या प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा सा बाय हार्ट करना ही पड़ेगा ये रिएक्शन को। ठीक है, अब अपन सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले अपन पहले इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। अब ये देखो, अब अपन थोड़ा सा इसमें कल जो पिछले क्लास में अपन ने जो ट्रिक्स यूज किए थे वो उसको देखते हैं अपन। अब अपने पास एलिमेंट्स कौन कौन से, लेड है, Pb, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, सेम वैसे उधर भी है। ठीक, लेड कितना है यहाँ पर, एक, यहाँ पर लेड कितना है, एक, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन यहाँ कितना है, एक, यहाँ भी नाइट्रोजन कितना है, एक, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तीन, सॉरी PbNO3 होल ट्वाइस होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, 3 2 6। ठीक, अब यहां पर ऑक्सीजन कितना है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, मतलब लेड को छोड़ के बाकी सब अनबैलेंस्ड है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। अब अपन बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेड तो बैलेंस्ड है, लेड को बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को पहले बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ नाइट्रोजन दिखा 2, बट यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है ही नहीं, तो यहाँ पर नाइट्रोजन को 2 करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ नाइट्रोजन को 2 करना है तो कहाँ डालना पड़ेगा, 2 को सामने डालना पड़ेगा। अब अपन ने 2 डाल दिया, नाइट्रोजन बैलेंस्ड हो गया, बट यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 5 6 7, अब कितने हो गए, यहाँ पर 7 हो गया। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ 6 से यहाँ 7 है, तो या तो दोनों को एक इवन नंबर में ही लाना पड़ेगा अपन को, तभी हो पाएगा। तो अब उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या करोगे बताओ, क्या कर सकते हैं अपन। जब ऐसा सिचुएशन आए तो एक ट्रिक हमेशा याद रखना कि अगर एक नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, जैसे 6 7 है या 3 4 है, 4 5 है, अगर ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आते हैं तो जो पहले से बैलेंस्ड है उसको इवन नंबर करने की कोशिश करो। जो पहले से बैलेंस्ड है, अब कौन सा पहले से बैलेंस्ड है, लेड पहले से बैलेंस्ड है, उसको इवन नंबर करो। मतलब 1 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है, 2 आता है, तो इसको क्या करो, दोनों को 2 कर दो, करके देखो। तो यहां पर जब अपन ने 2 डाला और यहां पर भी जब अपन ने 2 डाला, क्या हुआ, लेड तो 2 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन देखो अब कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां पर नाइट्रोजन कितना है, 2 है, तो अब अपन को यहां भी क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो अपन ने यहां भी क्या कर दिया, 4 कर दिया। ठीक, अब नाइट्रोजन भी बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन देखो यहां कितना हो गया, 3 2 6, 6 2 12, यहां पर ऑक्सीजन 12 हो गया। अब यहां देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 8, 9 10, और ये 2 और 11 12। अब देखो यहां पर भी 12 हो गया, मतलब सब चीज बैलेंस्ड हो गया। लेड भी 2 2 हो गया, नाइट्रोजन भी 4 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 12 12 हो गया, मतलब अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्लियर, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने क्या किया, रिएक्शन को बैलेंस्ड कर दिया। अब बैलेंसिंग करने के बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट
A substance with of brown fumes evolve. Name that substance. एक ऐसा सब्सटेंस इवॉल्व होता है जिसका कलर ब्राउन कलर का होता है और फ्यूम के फॉर्म में इवॉल्व होता है, वो सब्सटेंस कौन सा है? तो उसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है और वो फ्यूम के फॉर्म में इवॉल्व होता है। तो आंसर क्या होगा अपना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी इवॉल्व्ड विथ ब्राउन फ्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है कि ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट नेम द सब्सटेंस व्हिच इवॉल्व थ्रू ब्राउन फ्यूम्स एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज NO2 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब अपन सेकंड पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। अभी तक अपन ने ये जरूर सुना था कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिक्स करते हैं तो वाटर बनता है, बट कभी आज तक ये सुना क्या कि वाटर स्प्लिट होके वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन जाएगा? ये आज तक अपन ने नहीं सुना था। बट इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की मदद से लेबोरेटरी में अपन वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है, दैट इज वाटर। वाटर में जब अपन ने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और ये लेबोरेटरी मेथड है, ये अपन ऐसे ही नहीं पास करेंगे। या तो आप घर में जाके अपने बकेट में पानी लगा के उसमें इलेक्ट्रिक करंट मत पास करना जाना कि मैडम ने मुझे ये सिखाया कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने से ये दोनों गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो ये लेबोरेटरी मेथड है। अब अपन देख लेते हैं कि ये बैलेंस्ड है कि नहीं है। हाइड्रोजन कितना है? 2, यहां भी हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो अपन क्या करेंगे? यहां सामने 2 डाल दिए तो ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया बट हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। तो यहां भी अपन ने 2 डाल दिया तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया। क्लियर? तो ये है अपना इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। सिर्फ एक ही है इसमें एग्जांपल, सिर्फ इसी को ही आपको याद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक का मतलब फोटो मतलब सनलाइट। यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? तो सनलाइट के बारे में बात हो रही है। तो सनलाइट की मदद से कैसे ये रिएक्शन होता है ये अपन देखते हैं। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में 2 ऐसे कंपाउंड है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, AgCl एंड AgBr, ये दोनों है। ठीक है, तो AgCl को अगर आप सनलाइट के कांटेक्ट में लाओगे, फोटोलिटिक का मतलब होता है सनलाइट, अगर आप सनलाइट के कांटेक्ट में लाओगे तो ये जो Ag मतलब सिल्वर, Cl मतलब क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड को जैसे ही सनलाइट के कांटेक्ट में लाओगे सिल्वर और क्लोरीन दोनों सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन को कभी भी Cl के फॉर्म में नहीं लिखते। क्लोरीन गैस है, वो बाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, दैट इज Cl2, जो कि आपने 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये सब कभी भी एक सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं होता, बल्कि कैसे रिप्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन को अपन H2, ऑक्सीजन को O2, क्लोरीन को Cl2, फ्लोरीन को F2, इस फॉर्म में ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के कांटेक्ट में लाया, सिल्वर और क्लोरीन डिकम्पोज्ड हो गया। ठीक, अब अपन बैलेंस करते पहले, तो क्या होगा? Cl यहाँ पर Ag देखो 1-1 है, बैलेंस्ड है। Cl यहाँ पर 1 है बट यहाँ 2 है, यहाँ अपन ने Cl को 2 कर दिया तो सिल्वर भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो यहाँ भी अपन ने सिल्वर को 2 कर दिया। सेम रिएक्शन होगा AgBr के साथ भी। ये सिल्वर है, क्लोरीन है, सिल्वर क्लोराइड बन गया। ये सिल्वर है, ब्रोमीन है, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड AgBr।
सेम इसको भी आपने किसके कांटेक्ट में लाया, सनलाइट के कांटेक्ट में लाया, तो सेम रिएक्शन होगा, Ag प्लस Br2 निकलेगा, सेम बैलेंसिंग। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्यों AgCl और AgBr को हमेशा, इन दोनों को हमेशा कलर्ड बॉटल में ही स्टोर करते हैं। अब इसका रीजन आपके सामने ही है। कलर्ड बॉटल में स्टोर अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा, सनलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो AgCl या AgBr स्प्लिट होके सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैसा ना हो, वो स्प्लिटिंग ना हो, इसलिए हमेशा AgCl और AgBr को अपन क्या करते हैं, कलर्ड बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। क्लियर। दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था। पहले के टाइम पे जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, तो AgBr है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है जो पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखना। इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एग्जाम्पल दोनों में से कोई भी एक दे देना। दूसरा एक पूछता है कि वाई AgCl एंड AgBr शुड बी स्टोर्ड इन कलर्ड बॉटल, उसका आंसर आपको मिल गया। तीसरा एक नेम द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है कि विच सब्सटेंस इज या विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये आपका आंसर है AgBr। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज अपन ने 2 चीजें पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन जस्ट उसका ऑपोजिट, कि एक सिंगल प्रोडक्ट स्प्लिट होकर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट बनता है। तो अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि व्हाई डिकम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसका आंसर भी आपको पता चल गया। कॉम्बिनेशन अगर ऐसा चल रहा है तो डिकम्पोजिशन जस्ट उसके रिवर्स में चल रहा है, और डेफिनेशन लिखकर उसके एक एक एग्जाम्पल देके आप उसको एक्सप्लेन कर देना। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। अपन नेक्स्ट क्लास में बाकी जो 3 टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन को अपन डील करेंगे। थैंक यू सो मच।